अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पीरियड प्रॉपर्टी, वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो याद रखना है किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसी को हम एटम की एटॉमिक रेडियस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि यहाँ पर ये एक एटम है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये सर्कल दिख रहा है, इसको क्या मान लेते हैं, आउटर मोस्ट शेल। तो इनके बीच जो ये डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। वैसे अगर देखा जाए तो जो एटम होता है वो यूजुअली होता है कंबाइंड स्टेट में, मतलब वो इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पर एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हैं। तो मान लो ये पहला एटम और ये दूसरा एटम, इनके बीच बना हुआ है बॉन्ड, ठीक है, जो यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड होगा अगर हम देखें तो इनके लिए अगर निकालना हो रेडियस तो आप कैसा करते हैं, तो अब हम दोनों ही एटम के न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है उसको निकालते हैं। दोनों न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। दोनों ही बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और याद रखना है इस डिस्टेंस का हाफ कर देते हैं। अब जो हमको मिला हाफ डिस्टेंस वो होगा आपके एटम का रेडियस। इस केस में जब आपका एटम कंबाइंड फॉर्म में हो, वो इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल हो। अब याद रखना है कि जब भी कभी आप बात करोगे एटॉमिक रेडियस की इन पीरियोडिक टेबल, तो अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप क्या वेरिएशन आएंगे। तो याद रखना है अलोंग द पीरियड जाने पर, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर आपके एटम की रेडियस डिक्रीज होती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ है, आप पीछे जाकर उसको देख सकते हो। अच्छा, जब आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है और इसकी वजह होती है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। जैसे जैसे शेल बढ़ते हैं, कोश बढ़ते हैं, वैसे वैसे साइज बढ़ता है, या कह लीजिए आपके एटम की रेडियस बढ़ती है। तो हमने ये सीखा कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे एटम की रेडियस कम होगी। इसकी वजह है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीमेंट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हिंदी में कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप परमाणु का आकार कम होगा, तो उसकी त्रिज्या भी क्या होती है, कम हो जाती है। और जब हम किसी ग्रुप में, किसी समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल, आपके परमाणु में कोशों की संख्या बढ़ेगी, जिससे परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। तो याद रखना है कि यहाँ पर भी वही फैक्टर्स हम पढ़ सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे इसी वीडियो में। तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा, जो वहां पर फैक्टर्स थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ एटम, वही हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। अब जैसे हमने बात की कि आगे बढ़ने पे क्या होगा, एटम का साइज कम होगा, रेडियस कम होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पीरियड में, जैसे आपको मालूम होगा कि ये जो एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो आगे बढ़ने पे क्या होगा, साइज कम होगा, मतलब लिथियम सबसे बड़ा, उससे छोटा बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेकिन आपको याद रखना है कि जो नियॉन है, यहाँ पर मैंने जो लगा दिया है सिंबल, मतलब क्या है कि साइज ऑफ नियॉन इज लेसर देन फ्लोरीन। ऐसा नहीं होता, हर नोबल गैस के लिए याद रखिएगा कि नोबल गैस का साइज अपने अपने पीरियड में बहुत ज्यादा होता है। मतलब नियॉन का साइज क्या होगा, फ्लोरीन से काफी ज्यादा होगा, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो आप देखिए आगे बढ़ने पे क्या हो रहा है, साइज में कमी आ रही है। तो याद रखना है कि हर पीरियड में जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा उसका साइज सबसे ज्यादा लार्ज होगा, और जो हैलोजन होगा, हर पीरियड में जो हैलोजन होगा उसका साइज सबसे स्मॉल होगा। मतलब आपका अल्कली मेटल सबसे लार्ज साइज का होगा, रेडियस सबसे ज्यादा होगी, और जो है हैलोजन उनका साइज सबसे कम होगा, उनकी रेडियस सबसे कम होगी। नोबल गैस की रेडियस इनसे ज्यादा होती है,
ठीक। अच्छा, जब मैंने ये लास्ट कहा है तो मैं सिर्फ लिथियम और फ्लोरीन तक को कंसीडर कर रहा हूं, मैं नोबल गैस को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वैसे तो यूजुअली क्वेश्चन में नोबल गैस को मेंशन नहीं करेगा, क्वेश्चन में नहीं देगा आपको। तो सुनिए, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे ही आपको दिख रहा है यहां पर जो लिखा हुआ है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, ये सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे तो इनका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हैं, किसी भी एटम में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। यूजुअली एटम जो होता है वो होता है कंबाइंड स्टेट में। तो अगर कोई एटम कंबाइंड स्टेट में इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल है तो दोनों कंबाइनिंग एटम्स के न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ कर लीजिए। ये जो हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसी को हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर हमने क्या बात कर लिया कि आगे बढ़ने पर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आने पर रेडियस कम होती है और किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर रेडियस बढ़ती है। अब याद रखना है कि रेडियस के भी कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, तो हम पहले उनको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम, एटॉमिक रेडियस, जो होता है 3 टाइप का। पहला क्या लिखा हुआ है, कोवैलेंट रेडियस, दूसरा क्या है, वैन डर वाल्स रेडियस, और तीसरा क्या है, मैग्नेटिक रेडियस। आपको ध्यान ये देना है कि जब भी कभी आपके पास एटम होगा तो ये पाया गया कि एटम यूजुअली अनस्टेबल होते हैं और वो इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। मतलब इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। तो जो यूजुअली उनके बीच जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो याद रखना है अगर दो एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ हो तो उन दोनों एटम पर जो बॉन्ड बना है, आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ जो बॉन्ड बना है कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। हिंदी में इसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो अगर दो एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हो, बॉन्डेड हो, तो उन दोनों के न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये देखो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस होगा, कहने का मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ कहलाता है कोवैलेंट रेडियस। सो व्हाट, सो कोवैलेंट रेडियस इज half of internuclear distance between two bonded atoms by covalent bond। तो याद रखना है कि दोनों एटम बॉन्डेड हैं कोवैलेंट बॉन्ड से, और तब उनके न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर लीजिए। ये हाफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही क्या होता है, कोवैलेंट रेडियस होता है। जो नेक्स्ट है वो है वैन डर वाल्स रेडियस। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल लिया था और उसके बॉन्डेड एटम्स को कंसीडर किया था, लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं दो मॉलिक्यूल, ये पहला मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल। तो याद रखना है इन केस ऑफ वैन डर वाल्स रेडियस आपको दो अलग अलग कोवैलेंट मॉलिक्यूल लेने होंगे और उनके क्लोजेस्ट एटम, जैसे मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल के लिए क्लोजेस्ट एटम कौन से हैं, इस मॉलिक्यूल का ये एटम और इसका ये एटम पास पास है। आप गौर करिए तो जो क्लोजेस्ट एटम होंगे एक दूसरे से वो ये और ये होंगे। अब इससे ये दूर हो गया, ये वाला इससे दूर हो गया, इसके पास कौन है, ये है, इसके पास कौन है, ये। तो हमने इन दोनों को लिया, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के क्लोजेस्ट एटम्स की जो न्यूक्लियस होंगे उनके बीच जो डिस्टेंस है उसका हाफ कहलाता है वैन डर वाल्स रेडियस। फिर से बोलूंगा, दो अलग अलग कोवैलेंट मॉलिक्यूल लीजिए, अब उनके जो क्लोजेस्ट एटम होंगे, नजदीक वाले एटम्स होंगे, उन्हें लीजिए, उनके न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस निकाल लीजिए और इस डिस्टेंस का हाफ कर दीजिए, तो ये होगा वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेना होता है, उनके क्लोजेस्ट एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को हम वैन डर वाल्स रेडियस कहते हैं। आपको ये डायग्राम देख के ही क्लियर हो गया होगा कि वैन डर वाल्स रेडियस जो है वो ज्यादा होगी कोवैलेंट रेडियस से। ठीक है, याद रखना है कि जो वैन डर वाल्स रेडियस होता है वो क्या होता है, हायर होता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट रेडियस। अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक रेडियस। तो अब देखिए थर्ड वन मैग्नेटिक रेडियस को। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने दो पढ़ लिए हैं। हमने पढ़ लिया
व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस हमने पढ़ लिया, वॉन डेर वाल्स रेडियस क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मेटलिक रेडियस को। तो याद रखना है इन केस ऑफ मेटल आपको मालूम होगा कि मेटल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और अगर आपके पास एक मेटल पीस हो तो आप ये पाओगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें लैटिस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने यहाँ पर वो दिखाया हुआ है, मान लीजिए ये एक मेटल पीस है जो पहले मेटल के अंदर पहले तो एटम्स रहे होंगे, लेकिन उन्होंने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ली, और जो आपके एटम्स थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर गए और खुद क्या बन गए पॉजिटिव आयन। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये एक मेटल पीस था, धातु का टुकड़ा था। अब आपको मालूम है कि जो मेटल होते हैं, धातु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, उनकी प्रवृत्ति, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं। तो जो मेटल पीस था उसने अपने आसपास से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर गया। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गए हैं, अभी भी लैटिस के अंदर ही हैं, वो फंसे हुए हैं। तो ये जो आपका एटम था अब बन गया है पॉजिटिव आयन, अब बन गया है कैटायन, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वहां पर फ्रीली मूव कर रहे हैं। ऐसा अज्यूम किया गया है कि जो ये पॉजिटिव कैटायन है ये ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में फ्लोट करते रहते हैं। आपको मालूम होगा कि वहां पे बहुत सारे पॉजिटिव आयन होंगे मेटल के अंदर और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल है, बट ये जो पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, ये मूव नहीं करेगा, ये थोड़ा सा रिजिड होगा, एक जगह पर फिक्स रहेगा। तो ऐसा मानते हैं कि ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये पॉजिटिव आयंस फ्लोट करते रहते हैं। एक खास बात और, इन पॉजिटिव आयंस को हम कर्नेल्स भी कहते हैं, KERNEL, कर्नेल भी कहते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, बुक्स में आप याद रखिएगा। खैर लौटते हैं वापस। अब मैंने यहाँ पर पॉजिटिव आयंस को अच्छे से दिखाने के लिए दूर दूर बनाया है, पर वो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो मेटल आयंस हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। ये पहला आयन, ये दूसरा आयन, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। वैसे कई बुक में ये भी लिखा हुआ है कि मेटल आयंस इतने पास पास होते हैं कि उनके आउटर मोशन में भी ओवरलैपिंग हो सकती है, वो भी एक दूसरे पर ओवरलैप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये क्या है, कोवलेंट मॉलिक्यूल, इनमें ओवरलैपिंग हुई है, बट यहाँ पर भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, बट हाँ एक्सटेंड कम होगा। लेकिन कई बुक में ये बोलता है कि ये क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कुछ उसमें ये लिखा होता है कि इनके आउटर मोशन चूंकि बहुत पास पास हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो वहां पर भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। बट मैं इसको बस ऐसा दिखा रहा हूँ कि ये एक दूसरे को बस टच कर रहे हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। तो जब दो मेटल आयंस क्लोजली पैक्ड होंगे, उस केस में उनके न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसके हाफ को हम मेटलिक रेडियस कहते हैं। तो याद रखना है, इन केस ऑफ मेटल जो आपका लैटिस होगा उसमें पॉजिटिव आयंस होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। जो पॉजिटिव आयंस हैं, कर्नेल्स हैं, वो क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, इनको हम मेटल आयन भी कह सकते हैं। अब ये जब टच कर रहे हैं तब इनके न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस होगा, पहला न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के हाफ को हम कहेंगे मेटलिक रेडियस। ठीक, तो ये थे आपके तीनों टाइप्स ऑफ रेडियस। पहला कौन सा था आपका, कोवेलेंट, दूसरा था वॉटर वॉल्स, और तीसरा था आपका मेटलिक रेडियस। याद रखना है, मेटलिक रेडियस भी कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होता है। वैसे अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि सबसे कम क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस, उससे ज्यादा क्या होता है, मेटलिक रेडियस, और सबसे ज्यादा होता है वॉन डेर वाल्स रेडियस। ऐसा आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे तो। फिर से बोल रहा हूँ, सबसे कम कौन सा होगा, कोवेलेंट रेडियस, उससे ज्यादा कौन सा होगा, मेटलिक रेडियस, और सबसे ज्यादा कौन सा होता है वॉन डेर वाल्स रेडियस। तो ये जो टॉपिक था ये था आपका एटॉमिक रेडियस और टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है आयोनिक रेडियस। तो जिस तरीके से आपने कहा था एटॉमिक रेडियस, ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस ये आयन है और वो एटम था। अब ये आयन एटम क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक रेडियस क्या है, the average distance between outermost shell of ion, either cation or anion, from nucleus is called ionic radius. अब आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई आयन हो तो उस आयन के न्यूक्लियस और उस आयन के आउटर मोस्ट शेल के बीच जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे आयोनिक रेडियस। ये आयन क्या होता है आगे समझते हैं। Whenever an atom gains or loses electron, a definite amount of charge induces on the atom. This charged atom is called ion. तो याद रखना है कि हमने जब पढ़ा था
स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल स्पीशीज होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एटम पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, वो न्यूट्रल होगा। लेकिन ये पॉसिबल है कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और एटम इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। तो जब भी कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो उस पे या तो पॉजिटिव आ जाएगा या उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। और जब भी कभी एटम पर चार्ज होगा इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस चार्ज एटम को, आवेशित परमाणु को हम आयन कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज या उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, इंड्यूस होगा, और इस चार्ज एटम को हम आयन कहेंगे। अब सुनिए, जो आयन है वो दो तरह के होते हैं, वो होते हैं कैटायन या एनायन। अगर आपके एटम पर चार्ज पॉजिटिव है तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव आयन या कैटायन, और अगर आपके एटम पर चार्ज नेगेटिव है तो उसे हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड एटम या फिर एनायन। अब हम पढ़ते हैं कैटायन क्या होता है। तो सुनिए, when atom loses electron, the charge induces on atom, positive charge induces on the atom, this positively charged atom is called cation। बहुत ही आसान है, जब भी कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने से उस पे जनरेट होता है पॉजिटिव चार्ज, और ऐसा एटम जिस पे होगा पॉजिटिव चार्ज उसे हम कहेंगे कैटायन। ठीक, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सोडियम है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो बन गया सोडियम आयन Na+। अगर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो बन जाएगा Mg2+ मैग्नीशियम आयन। अगर एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो वो बन जाएगा Al3+ या एल्युमिनियम आयन। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है उससे एक बात सामने आ रही है कि आपका एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर उतना ही चार्ज इंड्यूस होगा। मतलब अगर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पे आएगा +1 का चार्ज, अगर एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया उस पे आएगा +2 का चार्ज, अगर एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पे आएगा +3 का चार्ज। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है the size of cation is smaller than magnet atom, मतलब पॉजिटिव आयन अपने एटम से हमेशा छोटा होगा। जैसे आप देख रहे हैं सोडियम एटम था, फिर ये सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन सोडियम एटम से छोटा होगा। जो यहाँ पे लिखा भी है कि साइज ऑफ सोडियम एटम ज्यादा होगा साइज ऑफ सोडियम आयन से। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है द if magnitude of charge on the ion increases its size gradually decreases, मतलब जैसे जैसे आपके पॉजिटिव आयन पर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका साइज घटता जाएगा। मतलब आपके एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसका साइज कम हो जाएगा, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे उसका साइज कम होता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने x मान लिया है, तो ये अभी एटम था, ये x अभी एटम था, इलेक्ट्रॉन लूज किया, x+ बना, x+ बनने से क्या हुआ, साइज कम हो गया। ये x+ है, अब क्या बन गया, x2+ बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, साइज और कम हो गया। अब ये x2+ से क्या बन रहा है, x3+, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू और बढ़ गई तो साइज क्या हो गया, और कम हो गया। तो आपके स्पीशीज पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही कम होगा। एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम का। आप याद रखना है कि जो एल्युमिनियम होता है, ये एल्युमिनियम है, इलेक्ट्रॉन लूज किया एक तो बनेगा Al+, फिर ये Al+ आयन अगर एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तो अब बनेगा स्पीशीज Al2+। अब अगर Al2+ एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए तो बनेगा स्पीशीज Al3+। तो याद रखिए ये चार्ज इसमें नहीं है, यहाँ प्लस बनाया बिकॉज़ ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये +1 से +2 हुआ बिकॉज़ ऑफ लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये +2 से +3 हो गया बिकॉज़ ऑफ लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन आपका एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आपका आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वैसे वैसे उस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है। अब इसका साइज का क्या मैटर है, जैसे मैंने आपको लिख दिया है कि एल्युमिनियम एटम सबसे बड़ा, उससे छोटा एल्युमिनियम प्लस आयन, उससे छोटा एल्युमिनियम +2 आयन, उससे छोटा एल्युमिनियम +3 आयन। ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं। तो ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 3 होते हैं। अब मान लो ये एल्युमिनियम एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया,
इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम एटम में आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब Al प्लस आयन में आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए 1 2 हो गए, पहले कितने थे, 1 2 3 थे। तो जब कभी आपका एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाएंगे, 3 से क्या हो गए, 2 हो गए। अब सुनिए, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है उस पर होगा +13 का चार्ज, उसमें क्या होगा, +13 का चार्ज। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम में होते हैं 13 प्रोटॉन, तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, हम मान रहे हैं ऐसा कि यहाँ पे +13 का चार्ज है। वैल्यूज वेरी करती हैं, मैं ऐसा एग्जांपल ही चल रहा हूँ चीज को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 का चार्ज हैंडल कर रहा था 3 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, मतलब ये +13 का चार्ज डिवाइड था 3 इलेक्ट्रॉन्स में। अब क्या होगा कि अब इस केस में Al प्लस में ये +13 का चार्ज लगेगा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पे। आप ध्यान दे रहे हैं कि पहले क्या थे, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो +13 का चार्ज संभाल रहा था 3 इलेक्ट्रॉन को, अब +13 का चार्ज संभालेगा 2 इलेक्ट्रॉन को। तो आप खुद सोचिए कि इंडिविजुअल एग्जांपल तो समझिए इस चीज को कि पहले 13 का चार्ज 3 पर था, अब 13 का चार्ज 2 पर है, तो यहाँ पर इफेक्टिव चार्ज क्या हुआ, बढ़ गया। मतलब इस केस में Al प्लस में न्यूक्लियस का आउटर मोशन पे अट्रैक्शन बढ़ गया होगा। तो जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके आउटर मोशन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन के बढ़ने से साइज डिक्रीज होता है, इसीलिए इस Al प्लस का साइज Al से कम होगा। फिर से बोल रहा हूं कि Al ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो बन गया Al प्लस। अभी आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले +13 का चार्ज संभाल रहा था, हैंडल कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था 3 इलेक्ट्रॉन्स को, अब वही +13 का चार्ज संभालेगा, अट्रैक्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को। तो आप खुद देखिए यहाँ पर अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब आपका एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आउटर मोशन में लगने वाला अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे उसकी साइज में डिक्रीज होती है, साइज में कमी आती है, मतलब Al प्लस का साइज Al से कम होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अभी हमने इतना डिस्कस कर लिया कि Al प्लस का साइज Al से कम क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया गया, अट्रैक्शन और आउटर मोशन बढ़ गया, साइज कम हो गया। अब देखो, अभी Al प्लस में इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, जिससे अब बन गया Al2 प्लस, और इसके आउटर मोशन में अब केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो +13 का चार्ज संभाल रहा था 2 इलेक्ट्रॉन्स को, अब +13 का चार्ज संभालेगा केवल एक इलेक्ट्रॉन को। देखिए आप लोग कि Al2 प्लस में आउटर मोशन में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब +13 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज संभालेगा केवल आउटर मोशन के एक इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर अट्रैक्शन तो प्रीवियस केस से भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब Al प्लस इलेक्ट्रॉन लूज करके Al2 प्लस बनेगा तो आउटर मोशन पर अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन और बढ़ चुका है, साइज और कम हो जाएगा, मतलब Al2 प्लस का साइज Al प्लस से भी कम होगा। हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब देखिए, जब Al2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आउटर मोस्ट के सारे इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके होंगे, लूज हो जाएंगे, जिससे आउटर मोस्ट शेल ही वेनिश कर जाएगा, गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड शेल तो है ही नहीं, यहाँ कितने शेल हैं, 2 शेल, यहाँ कितने शेल हैं, 3 शेल। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ शेल ज्यादा होगा वहाँ पर साइज ज्यादा होगा, जहाँ पर शेल कम होगा वहाँ पे साइज कम होगा। 3 शेल साइज ज्यादा है, 2 शेल साइज कम हो गया, मतलब आपका Al3 प्लस तो Al2 प्लस से भी छोटा होगा। ये देखिए, तो इस प्रकार हमने ये सीखा कि जैसे जैसे आपका एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैसे वैसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स बढ़ने से आपका एटम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ग्रेजुअली उसका साइज कम होता जाएगा। तो हमने ये सीखा कि जैसे जैसे हमारे एटम, हमारे आयंस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, वैसे वैसे आउटर मोस्ट शेल पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता है, जिससे उनकी साइज में कमी आती है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम आपका साइज। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था एनायन के लिए। अब हम पढ़ेंगे एनायन।